नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक वेस्ट बंगाल की हैवानियत सुनाने जा रहा हूँ। रियल हैवानियत हुई है ये। वेस्ट बंगाल कैलकाटा में जो हुआ है, वो सबको पूरी दुनिया को पता है और वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। आरजे कर हॉस्पिटल में ये केस हुआ है। वहाँ पे एक डॉक्टर थी जिसका नाम था मोमिता। मोमिता ये केस है 8 अगस्त का। मोमिता जो थी वो चेस्ट एंड मेडिसिन की डॉक्टर थी सेकंड ईयर की। ये वहाँ पे 8 अगस्त को अपनी ड्यूटी दे रही थी, इमरजेंसी वार्ड में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। ये अपनी ड्यूटी दे रही थी वहाँ पे। ड्यूटी इनकी खत्म होती है करीब रात के 2 बजे। 2 बजे के बाद ये दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद ये अब काफ़ी टाइम हो चुका था, 2:30 बज चुके थे रात के। तो ये अपना सेमिनार हॉल में, जो वहाँ पे है हॉस्पिटल में, जो कि हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे है ये सेमिनार हॉल, वहाँ पे जाके ये रेस्ट करती हैं। 3 बजे के आस-पास ये जाती हैं वहाँ पे अपना रेस्ट करने के लिए और वहाँ पे आराम से रेस्ट करती हैं, ताकि सुबह हो तो फिर ये चली जाएँ। ये आरजे जो था, आरजे कर हॉस्पिटल जो था, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है, काफ़ी डेंस्ड हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, इमरजेंसी वार्ड खुला रहता है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ लगी रहती हैं। जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे और सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। अब 8 अगस्त को जब वो लेडी डॉक्टर मोमिता अपने वहाँ सोने चली गई, इसी बीच वहाँ पे एक इंसान जिसका नाम था संजय रॉय, वो वहाँ पे आते हैं और वार्ड में कुछ संजय रॉय है कौन? संजय रॉय पहले तो आप जाने हैं कौन? संजय रॉय जो हैं, ये सलुआ में रहते हैं। सलुआ वहाँ से वेस्ट बंगाल में 140 किलोमीटर दूर है। ये वहाँ रहते हैं और ये एक तरह से संजय रॉय एक बॉक्सर है। ये अपने को बॉक्सर बोलता है और ये जब भी वहाँ पे आता-जाता है हॉस्पिटल में, इसके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं होती है, क्योंकि ये एक पुलिस की वर्दी पहन के आते है, जिसके पुलिस की वर्दी के ऊपर लिखा होता है पीछे की तरफ कैलकाटा पुलिस। तो इससे कोई पूछने की हिम्मत ही नहीं करता है कि आप हैं कौन? बेसिकली सुशांत रॉय का जो संजय रॉय का जो काम है, वो क्या है? ये एक किस्म से यहाँ पे दलाल है, हॉस्पिटल का दलाल है। अब देखिए, हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेज़ आते हैं कि सबको तो एडमिशन नहीं मिल जाता है। अब ये दलाली खाता है, बीच में वहाँ पे एडमिट करने के लिए लोगों के साथ दलाली खाता है। तो उस रात भी ये दलाली जिससे खाई हुई थी इसने, उसको देखने आया हुआ था और वहाँ पे आया करीब 12 बजे के बाद आया और आके एक राउंड लगाया, देख के चला गया। फिर ये हॉस्पिटल के पीछे प्रांगण में जाता है, वहाँ पे खूब सारा शराब पीता है। शराब पीने के बाद वापस ये आता है और डगमगाते हुए कदमों से ये एंटर करता है और एंटर करने के बाद घूमता है और देखता है। देखने के बाद सीधा ये सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है। 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास प्रवेश करता है और वहाँ पे ये अपना ब्रूटल क्रूरता ममता के साथ करता है, मोमिता के साथ, और मोमिता के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसका मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद ये वहाँ से फरार हो जाता है। अपना करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब ये सुबह की घटना है, सुबह 8:30 पे वहाँ पे काफ़ी चहल-पहल रहती है। काफ़ी चहल-पहल होने के बाद एक जो वहाँ का इंसान था हॉस्पिटल का, वो जाता है सेमिनार हॉल में। जब सेमिनार हॉल में जैसे ही वो एंट्री करता है, वो देखता है कि अर्धनग्न अवस्था में किसी की यहाँ पे लाश पड़ी है और वो चिल्लाता हुआ वहाँ से बाहर की तरफ आता है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को पहचानने में भी देरी नहीं हुई कि ये यहाँ की इंटर्न डॉक्टर है, सेकंड ईयर की छात्र है। उसके ऊपर जल्दी से उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है और जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस समय व्यतीत कर लिया था
कि शी इज नो मोर, शी इज डेड। अब वहां पे एक तरह से खलबली सी मच जाती है पूरे वहां पे। वहां का जो हॉस्पिटल स्टाफ था उसमें पूरी सी खलबली सी मच जाती है। अब लोग आनंद फानंद में उसको उठा के, मोमिता को सीधे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के मॉर्चरी में जाके रख देते हैं क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी। शी इज नाउ अ डेड बॉडी। लेकिन इसके माता पिता को बुलाने के लिए वहां पे जो हॉस्पिटल का डीन है, यानी हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, मिस्टर घोष। मिस्टर घोष वहां के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने नैतिकता अपने ऊपर नहीं ली। यानी नैतिकता अपने ऊपर नहीं लेने का मतलब ये है कि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं इसकी नैतिकता लेता हूं और अपने पद से रिजाइन करता हूं। उन्होंने बिल्कुल नहीं नैतिकता ली और जो 31 साल की जो लड़की थी, मोमिता, उसके ऊपर भी उसने कुछ, बल्कि वहां के जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये अपने को साबित करने की कोशिश की। संदीप घोष, मिस्टर संदीप घोष थे वहां के प्रिंसिपल, और संदीप घोष आर्जिकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने इस मामले को बहुत दबाने की कोशिश की क्योंकि ये एक आत्महत्या में परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि ये हॉस्पिटल की बदनामी थी। इसलिए घोष साहब इसको दबाने की बहुत कोशिश कर रहे थे संदीप जी, लेकिन तब नहीं पाया। अब जैसे ही संदीप से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, संदीप कहता है कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ये मेरी भी बिटिया थी, मेरे पास भी 2 बिटिया है और मैं हॉस्पिटल से रिजाइन करता हूँ। हॉस्पिटल के पद से ये रिजाइन करके चले जाते हैं। अब कुछ ही देरों के बाद हॉस्पिटल से यहाँ ये रिजाइन करते हैं और इनको एक नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। अब देखिए, संदीप घोष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी गड़बड़ ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। वहां के एक डॉक्टर हैं अख्तर अली, जो कि आरजे कर हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं। वो संदीप घोष के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष एक कमीशन खोर इंसान था और हर चीज में कमीशन लेता था। जूनियर डॉक्टर से भी काम कराने के लिए उनको अपने चैम्बर में बुलाता था, शराब पिलाता था और फिर उनसे काम लेता था। यानी कि संदीप घोष का जो बैकग्राउंड था वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के तहत देखा जा सकता है क्योंकि इसकी क्रिमिनल जो थी मेंटेलिटी थी। इधर काफी मशक्कत के बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद काफी मशक्कत होती है और अपने जो वीडियोस इकट्ठे करते हैं, उस वीडियोस में भी इनका कुछ पता नहीं चल पाता। केवल अब इनको सफलता पुलिस को वहां मिलती है कि एक तो जाने का हॉस्पिटल में, यानी कि ऑडिटोरियम में जाने का जो टाइम था वो 3 बजे, 3:30 बजे का टाइम था और वहां से निकलने का 4:30 बजे का टाइम था। यानी 40-45 मिनट एक इंसान उसमें गया और निकला, उसकी रिकॉर्डिंग इनको मिल गई थी और काफी लोग वहां पे आ जा रहे थे। अब लाश के पास जब पुलिस आती है तो उसको क्या मिलता है? एक ईयरफोन मिलता है, ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है जो डिस्ट्रॉयड था, यानी टूट चुका था, टूट के वहां पड़ा हुआ था। उस ब्लूटूथ के सहारे ही अब हैवानियत करने वाले इंसान को खोजना था। पुलिस मशक्कत में लग जाती है। पुलिस का सेकंड काम ये होता है कि जितने भी उस सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, 3 से 5 बजे के बीच में जितने भी वहां पे चहलकदमी करते हुए लोग आए हैं, उन सबसे पूछताछ करें। उन सबको इन्होंने पूछताछ की। 25-30 आदमी थे उसमें, सबको पूछताछ की। सबको एक जगह बुलाया। बुलाने के बाद सबको ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोला और ब्लूटूथ को अटैच करके देखा। वो किसी भी इंसान के फोन से ब्लूटूथ अटैच नहीं हुआ। इनके पास एक इंसान बचता था, वो था यहाँ का जो संदीप, जो यहाँ का जो
अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जो इंसान आया था, जिसने इसको पकड़ा था, यहाँ पे बताया था, वो था मिस्टर संजय रॉय। मिस्टर संजय रॉय के घर जब पुलिस जाती है, वहां से उसको पकड़ के लेके आती है। मिस्टर संजय रॉय उस समय भी ड्रग किए हुआ था, और जब ड्रग किए हुआ था, उसके फोन से ब्लूटूथ को अटैच किया जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस को पूरे सबूत के साथ संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, और संजय रॉय पुलिस की कस्टडी में है। संजय रॉय से जब पूछताछ हुई, तो उस समय भी नशे में कुछ बक रहा था। पुलिस वालों ने सुबह इससे अच्छी तरह पूछताछ की, और जब इसके फ़ोन को खंगाला गया, तो इसके फ़ोन में, संजय रॉय के फ़ोन में ब्लू फ़िल्म्स, ब्रूटल ब्लू फ़िल्म्स और गंदी-गंदी फ़िल्में इसके फ़ोन में मिली, और कुछ नहीं था इसके फ़ोन में। अब इसके घर वालों से जब ये पूछा गया, तो इसके माँ-बाप को, ये अपने माँ-बाप को तो पूछता ही नहीं था। संजय रॉय ने 4 शादियाँ की हुई थी, 3 बीवियाँ इनकी इसीलिए इनसे दूर हो गई, क्योंकि ये पॉर्न फ़िल्म देख के उनसे उसी तरह की हरकतों में ब्रूटल रेप करता था, और इस तरह से जो हरकतें थी, इनकी वाइफ़्स को पसंद नहीं थी, और 3 वाइफ़ तो इनकी छोड़ के चली गई। चौथी जो थी, उसके साथ रहती थी, उसको भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसकी डेथ हो गई। वो थी चौथी। संजय रॉय को पकड़ के पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर ली थी, क्योंकि अगर आप देखें, मौमिता और जो संजय रॉय थे, कोई इंसान अगर शराब पिए हुआ है, ड्रंकन है, और किसी का रेप करता है, मौमिता ने तो शराब नहीं पी हुई थी। मौमिता तो बिल्कुल फाइट कर सकती थी। हालाँकि ये संजय रॉय एक बॉक्सर था, लेकिन बॉक्सर होने के बावजूद भी इसने शराब पी रखी थी, तो कहीं न कहीं तो ये लड़खड़ा जाता। मौमिता ने काफ़ी कोशिश भी की होगी, इसने बहुत मारपीट की होगी, इसने काबू भी किया होगा, जिसकी काफ़ी चोटों का निशान मौमिता के पूरे शरीर पे थे, और दाँत से काटे हुए निशान बहुत ज़्यादा थे। लिप्स काटे हुए थे, हाथ काटे हुए थे, पेट पे काटा हुआ था, पैर काटे हुए थे, और मौमिता की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी गर्दन की हड्डी टूटने से। गर्दन की हड्डी टूटने से मौमिता की डेथ हुई थी। आँखों में से जो खून बह रहा था, मौमिता को इसने मारा होगा ज़मीन पे, इसके शीशे जो ग्लास थे, काँच के, वो लगे होंगे आँखों में, और आँखों से खून बह रहा था। तो खून से लथपथ लाश रिकवर हो गई थी, और घोष को पकड़ लिया गया था। अब घोष जो थे, ये किसी चीज़ को कबूल नहीं रहे थे, लेकिन बाद में इनको कबूलना इसलिए पड़ा, क्योंकि इनका जो ब्लूटूथ था, वो गवाही दे रहा था इसकी एक-एक करतूत की। लेकिन आप देखें और समझें, उस जगह पे जो क्रूरता हुई थी, वो एक आदमी की क्रूरता नहीं थी, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैवानियत की रिपोर्ट आती है। वहाँ पे इसकी जाँघों में मौमिता के इतने स्पर्म्स मिले थे, वो एक आदमी के स्पर्म्स हो ही नहीं सकते थे। इतने ज़्यादा स्पर्म्स वहाँ मिले थे, वो मोर देन 4 पर्सन्स के नियर अबाउट थे। यानी कि 1 से ज़्यादा लोगों ने मौमिता के साथ रेप किया था, और रेप के बाद उसका मर्डर किया था। ये चीज़ें इतनी तेज़ी से फैली, सोशल मीडिया से और प्लेटफ़ॉर्म से इतनी तेज़ी से फैली, कि पूरे देश में मौमिता के लिए आवाज़ उठने लगी कि कल्प्रिट को पकड़ा जाए, और जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो। इधर पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो गिरफ्तारी पूरी नहीं थी। उसके बाद ममता बनर्जी को भी काफ़ी स्टेटमेंट्स देने पड़े, और गिरफ्तार करने के बाद भी सेंट्रल से दिल्ली से सीबीआई की इंक्वायरी आ गई,
और इंक्वायरी जो थी वो 14 तारीख को वहां पे आ गई। सीबीआई के लोग 25 लोग वहां पे आ गए, उन्होंने टेक ओवर किया है चार्ज, और जो संजय रॉय थे उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है, और अब सीबीआई इस केस का खुलासा करेगी। लेकिन अगर आप देखें तो सीबीआई ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है हर जगह। अगर आपको याद होगा तो सुशांत रॉय का केस, जो फिल्मी एक्टर था, कुछ कुछ महीने पहले ही आया था, जिसको सीबीआई ने बहुत तत्परता से शुरू में हल किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सीबीआई का ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। यानी सीबीआई का भी जो आप परसेंटेज देखते हैं वो नॉट मोर देन 50% है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। यहां पे एक चीज नोट करने की ये है कि क्या पुलिस वालों ने वहां पे सबूत मिटाने की कोशिश की? जब वहां पे सीबीआई आई तो उस ऑडिटोरियम को, यानी सेमिनार हॉल को तोड़ फोड़ करके उसको रिनोवेट करने के बहाने क्यों वहां पे तोड़ा फोड़ी की गई? एक सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या इसमें कोई रसूखदार भी इन्वॉल्व है या है? इसका बहुत ही बारीकी से सीबीआई भी जांच कर रही है, और पूरा देश ये चाहता है कि अगर इसमें रसूखदार भी है या कोई भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, उसके लिए पूरा देश फांसी की सजा। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बोल रखा है कि हमें चाहिए इसकी फांसी, उस जो भी इंसान है इसमें पकड़ें और उनको फांसी दें। अब सीबीआई के पास जब केस आता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीबीआई पे भी अटैक हो जाता है, डॉक्टर्स पे भी अटैक हो जाता है। डॉक्टर्स जो वहां पे धरने पे बैठे थे उनके ऊपर काफी सारे पुलिस रोहिंग्या बांग्लादेशी आके अटैक करते हैं। उनका केवल एक ही मकसद था कि वो किसी ना किसी तरह से सेमिनार हॉल की तरफ जाएं, कूच करें, और वहां सेमिनार हॉल में जो भी तत्व यानी कि जो भी एविडेंसेस हैं उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि सीबीआई के हाथ न लगे। सीबीआई ने जितने भी सबूत इकट्ठे करने थे वो कर लिए, फिसल रिपोर्ट भी वो मंगवा रहे हैं, कर रहे हैं। यहां तक कि सीबीआई अपना बहुत एक्टिव पार्ट निभा रही है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर वहां पे रोहिंग्या और जितने भी बांग्लादेशी हैं वो आके अटैक करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, क्या वहां पे पुलिस वाले जो है वहां पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे? क्या उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है और अटैक होगा जब सीबीआई ने केस लिया है? तो अब आप देखें कितनी ज्यादा क्रूरता वहां पे है। और इसी तरह से अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो अगर आप ये देखेंगे, कोलकाता में ममता बनर्जी एक लेडी है, उस लेडी के राज में इस तरह से किसी 31 साल की लेडी के साथ क्रूरता से रेप और मर्डर अगर होता है तो चीफ मिनिस्टर को वहां से इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए और वहां पे इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। और इस तरह से जो क्रूरता हुई है वहां पे उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। ये देश भी अपना खड़ा है उस ममता बनर्जी के साथ, ममिता के साथ, जो कि 140 करोड़ जनता उसके साथ खड़ी है और ये कह रही है कि वहां पे जल्दी से जल्दी ममिता को न्याय दिलाएं, न्याय में कोई कमी नहीं करें, फास्ट ट्रैक में न्याय हो और जो कल्पिट है उसको हैंग किया जाए टिल डेथ। अब इस तरह के अगर केसेस हॉस्पिटल में अगर हो रहे हैं तो अगर आप देखें तो क्या अगर डॉक्टर ही सेव नहीं है तो क्या वो पेशेंट की सेफ्टी कर सकते हैं? अगर पेशेंट की सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, तो क्या इस देश का कल्याण हो सकता है? अगर इस देश का कल्याण हो सकता है तो केवल एक ही तर्ज पे हो सकता है, अगर चारों तरफ से एक आवाज उठे
इस देश को सुधारना है और इस देश को सुधारने के लिए एक-एक आदमी को ये बीड़ा उठा लेना चाहिए कि उसके आस-पास की गंदगी को वो साफ करे। इस तरह से जो कांड होते हैं बहू-बेटियों के साथ, उसको रोकने के लिए पूरा तत्परता से 140 करोड़ जनता अगर खड़ी हो जाती है, होना चाहिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है माँ-बेटियों की तरफ बुरी निगाह से देखें और इस तरह के कांड फिर दोबारा से दोहराए जाएँ। आप देखिए उस माँ-बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जो ममिता के जो फादर हैं, मदर हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? जिसको अपनी बेटी पे नाज़ था, इतना बढ़िया वो बेटी वहाँ पे गई थी पढ़ने और ब्रिलियंट लेडी थी। इतनी ब्रिलियंट लेडी थी चेस्ट एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में कि वो होनहार डॉक्टर बन के निकलती। लेकिन क्या इस होनहार को कुचल दिया गया है? उस बिटिया को इस वर्ल्ड को देखने से पहले, इस वर्ल्ड की सेवा करने से पहले उसके फन को कुचल दिया गया है। अगर इसके पीछे रसूखदार भी हैं, तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए और किसी भी तरह से रसूखदार हो, चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। यही जनता कर रही है डिमांड और अब देखना ये है कि सीबीआई कहाँ तक इस केस को एंड तक लेके जाती है। क्या सीबीआई के ऊपर भी प्रेशर आएगा? सीबीआई को भी निष्पक्ष जाँच करने की कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर सीबीआई को निष्पक्षता जाँच करने के लिए मिलती है, तो सीबीआई ज़रूर किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुँचेगी क्योंकि सीबीआई हमारी जो है, वो बहुत ही बढ़िया अपने को साबित करने में सक्षम है और सीबीआई बिल्कुल साबित कर सकती है कि इसके पीछे कौन-कौन है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, रसूखदार हो, चाहे एक्स, वाई, जेड कोई भी इंसान हो, उसको जनता के सामने लाके उसको बिल्कुल फास्ट ट्रैक में ले जाके इसको ममता को बिल्कुल न्याय दिलाना चाहिए। यही स्टोरीज़ बाय विक से हम कहते हैं और आपको भी आगाह करते हैं। आपको ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि आप भी देखें, आपके देश में 140 करोड़ जनता की देश में, जिसमें एक छोटा-सा देश वेस्ट बंगाल, जिसे कलकत्ता कहते हैं, वहाँ पे लेडी एक यानी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वहाँ पे औरतें सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ी क्रूरता तो ये है कि वहाँ पे औरतें सुरक्षित नहीं हैं। तो हम उस ममता बनर्जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अगर ममता बनर्जी इस पे संज्ञान लें, ममता बनर्जी इसको अपने एंगल से देखें, तो ममता बनर्जी को खुद दिल पे ये सोचे कि वो मेरी बेटी थी, जिसके साथ ये कांड हुआ है। अब उनको आगे आके ये सॉल्व करना चाहिए केस को, सॉल्व करवाना चाहिए, अन्यथा इसकी जवाबदेही खुद लें और अपने पद से रिज़ाइन करें। ये स्टोरीज़ बाय विक की तरफ से आगाह किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। स्टोरीज़ बाय विक में मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के राज में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं हैं। वो भी आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें एक लेडी 8 तारीख को जिसके साथ रेप होता है, मर्डर होता है, उसके बाद वहाँ पे कितना कुछ हो जाता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। बताने का मेरा फर्ज यही था कि आप भी अपनी तरफ से एकदम से अटेंटिव रहें और इसको बिल्कुल अदरवाइज़ न लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।